अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मंगल का रोज़ और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्टेड 7 स्पेल मानसून का था वो कराची में नहीं आया और हमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिली है। लेकिन इसी ब्रीदिंग स्पेस के साथ आए हैं बहुत सारे शिकवे, शिकायतें, गम और गुस्सा। यानी शहरी और कई इलाकों के मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। उनका मानना है कि ठीक है जी, एक कुदरती आफत यकीनन आई और थर्सडे एक अनएक्सपेक्टेड वेदर हमारे सामने आया, सैलाबी सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद जो एक वाइब्रेंट बड़े शहर से आपकी उम्मीद होती है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ क्या होना चाहिए, उसमें हर डिपार्टमेंट ही ऐसा लगा कि अपनी कारकर्दगी में थोड़ा पीछे रहा है। इस तरह की कोई भी कुदरती आफत हो सकती है, खुदा न खासा कोई ज़लज़ला, कोई और कैफियत हमारे यहाँ बर्पा हो सकती है, लेकिन हमारे इदारे कितने तैयार हैं ऐसे किसी भी डिज़ास्टर से निपटने के लिए, दैट्स द बिग क्वेश्चन। हम आपको ये भी बताते चलें कि जब हम इसको डिज़ास्टर स्ट्रिकन या आफत ज़दा डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद भी कई शिकें आपके पास मौजूद हैं कि फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। इस मैंडेट से भी आप कहीं बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना लगा लें। इसके ऊपर हमें कल स्पेशल करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसके डोमेन में क्या आता है। लेकिन जिस तरह के आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी एंड एवरीवेयर, DHA इस दफ़ा बुरी तरह मुतासर हुआ। इसकी डिटेल्स हमने मालूम की तो हम देख सकते हैं कि पूरा DHA कराची का इलाका यानी फ़ेज़ 8 तक का जो साहिल समंदर के पास करीबी पट्टी है, उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि रेन ड्रेन तकरीबन 120 मिलीमीटर बारिश को सह सकती है। लेकिन जब 250-300 से तजावुज़ करता हुआ 300 मिलीमीटर से तजावुज़ करती हुई बारिश हो तो आप देख सकते हैं कि क्या होगी। सबसे वर्स्ट इस वक्त जो सिनेरियो है वो लोगों का मानना ये है कि जो कमर्शियल एरियाज़ थे, आपके बुखारी कमर्शियल, शहबाज कमर्शियल, जो कि बड़े एलीट एरियाज़ माने जाते हैं, वहाँ पे जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी, ज़्यादातर वहाँ पे लोगों ने अपनी बेसमेंट से भी काम लिया हुआ था। यानी या तो वहाँ पे स्टोरेज था या कोई कैफ़े बनाया हुआ था या कोई स्टूडियो था। वो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि हर बेसमेंट में तकरीबन 8 से 10 फीट पानी मौजूद था। कल हमने देखा कि DHA और CBC के दफातर में इलाका मकीनों ने, जो कमर्शियल एंड रेजिडेंशल मकीन हैं, वो पहुँचे और उन्होंने एहतजाज किया। उनका मानना है कि उनसे टैक्सेस की मद में DHA और CBC तकरीबन 5.2 मिलियन रुपीज़ पर ईयर लेता है और उसका एक तरह से सवाल उनका बनता है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग पहुँचे उनका क्या कहना था। वहाँ पे मौजूद मीडिया से भी इन्होंने गुफ्तगू की। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। शहर का सबसे पोश इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन तबाही का मंजर पेश करने लगा। 5 रोज बाद भी सड़कों से पानी ना निकल सका। सूरत हाल से परेशान मकीनों ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर पर धावा बोल दिया। अब ना हम इनको टैक्स देंगे। The situation is horrible. The government is corrupt. मुझे अपने घर के टाइल्स चेंज कराने तो मुझे उनके जेब में 70,000 रुपए डालने। करोड़ों रुपए की करप्शन कर चुके हैं। CBC का इदारा नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट है। जो टाइम हमने गुजारा है वो हमें पता है कि हम कितनी तकलीफ से गुजार रहे हैं। हर एक के पास क्योंकि सक्शन की फैसिलिटी नहीं थी, घर में पंप्स वगैरह मौजूद नहीं थे, कई जगह जनरेटर्स में पानी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट कर गई। तो आपको बताते चलें कि हमें कुछ इलाका मकीनों ने कहा है कि अगर घर की बेसमेंट से यानी रेजिडेंशियल घर से पानी सक आउट करवाना हो तो इसके चार्जेस थे 15,000 रुपये। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके चार्जेस थे 30,000 रुपये और अगर बेसमेंट से आपने पानी निकलवाना है उसके चार्जेस थे 60,000 रुपये। इस पर लोग सरापा एहतजाज हैं कि जो टैक्सेस दिए जाते थे एटलीस्ट ये रिलीफ दी जाती कि ये सर्विस उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होती। इसके अलावा हमने कल जिब्रान नासिर का की भी बहुत ज़्यादा विजुअल्स देखे सोशल मीडिया पे, ही इज़ बिन ट्रेंडिंग। बुखारी कमर्शियल पे और KPT अंडरपास से उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कल रात से यानी संडे नाइट से उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास तकरीबन 5 से 6 टैंकर्स मौजूद थे, सक्शन की मौजूद थी, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। जितना पानी उस वक्त बुखारी कमर्शियल पे खड़ा हुआ था उसके लिए तकरीबन 25 से 30 ऐसे ट्रक्स की, टैंकर्स की ज़रूरत थी। बहरहाल जी, इस वक्त क्या अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं क्योंकि कोविड-19 के बाद और ख़ुसूसन बरसात के बाद कई लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। चीज़ें शॉर्ट सर्किट कर गई हैं और इसके साथ साथ बिजली के इन आलात के ऊपर आपको किस तरह आपने एहतियात से काम लेना है, कहाँ ये ख़तरनाक हो सकती हैं, इस पर भी बात करना बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड
वेलकम बैक। अगर आप किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की को देखना चाहते हैं, एक अच्छा इंडिकेटर बताया जाता है वाइट अप्लायंसेस की सेल। यानी जैसे जैसे आपके हाउस होल्ड में आमदन बढ़ती है, आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो आप वाइट अप्लायंसेस या फिर किचन के अप्लायंसेस में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि घर गृहस्थी अगर खुशहाल रखनी हो तो अपनी बीवी का ख्याल रखने के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट ऑफ लव कि आप उनकी सहूलत के लिए उनको चीज़ें दें। लेकिन कोविड-19 में जब हमने देखा कि आपका ज़्यादा वक्त घरों में महसूर रह के गुजरा, तो फिर अप्लायंसेस की सेल का क्या सूरत हाल थी? और ख़ास तौर पे हालिया बारिशों में जो मुल्क भर में हुई हैं, हमने देखा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ने भी सख्ती सही है। कुछ शॉर्ट सर्किट हुए हैं, मॉइस्चर आने की वजह से मुश्किलात थी, जो पार्ट्स उनके बाहर एक्सपोज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एयर कंडीशनर है और इतनी बरसात में, जाहिर सी बात है, थिंग्स हैव बिन वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो क्या आपके पास वारंटी में ये सब चीज़ें कवर्ड होती हैं? बाइंग इनसाइट क्या है? क्या अभी भी लोग उसी तरह परचेजिंग कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों की तरह ये बिज़नेस भी अफेक्ट हुआ है? सो टुडे वी हैव पाकिस्तान नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डॉलेंस, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है और रिलायबिलिटी आजकल के लिए मेरे ख्याल में सबसे अहम एक आपके लिए नुक्ता हो सकता है। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स वी सीक इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी आपकी गवर्नमेंट से लेके आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में व्हाट यू वांट इज़ रिलायबिलिटी। हमारे साथ मौजूद हैं समवन हु आई हैड द ऑनर ऑफ इंटरव्यूइंग एट द वेरी बिगनिंग ऑफ माई करियर। मेरे करियर की शुरुआत जनाब एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट हुई एंड आई यूज्ड टू डू अ शो कॉल्ड कॉर्पोरेट कॉफ़ी। और मुझे अच्छी तरह याद है कुछ चीज़ें जो हमने उस कॉन्वर्जेशन में डिस्कस की थी। वी हैव द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स फ्रॉम डॉलेंस जनाब सैयद हसन जमील साहब विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर लोगों से बात अभी कर रही थी कि आपने कहा था कि डॉलेंस, कोई भी हम डॉलेंस अप्लायंस लेते हैं, सो यू शुड बी वेरी प्राउड बिकॉज 89% ऑफ ऑल पार्ट्स इन दैट are prepared, made and assembled in Pakistan. Yes. Is that right? और अब मुझे आपने बताया कि it's gone even higher, the percentage. Even higher, yeah, that's right. Because when we had that discussion, I remember it was back in 2012 or 13, yes, if I remember it correctly. So at that time we were doing refrigerators and freezers, जो हम यहाँ local manufacture करते थे. Now we have added to this lineup with washing machines. उसके अंदर automatic washing machines हम top load यहाँ बना रहे हैं, पूरी बनती है यहाँ. Tubs वगैरह सारे यहाँ बनते हैं. सिमिलरली हम वाटर डिस्पेंसर्स अब यहाँ पे लोकल बनाना शुरू हो गए। हमने एयर कंडीशनर्स में ज़्यादा जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा और इन्हांस कर दिया है। बिल्कुल। सो इट्स मच मोर देन बिफोर। मुझे बताएं हसन साहब, इस वक्त तो जो सूरत हाल है, ऑफ कोर्स बारिशों के बाद पीपल हैव हैड अ हैवॉक। अभी हमने प्रोग्राम की शुरुआत पीसी से की। बहुत चाव से ख़रीदे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल हैव बिन डिस्ट्रॉयड, हैव बिन डैमेज, हैव सफर्ड। तो क्या इज़ दैट कवर्ड इन वारंटी? एनीथिंग यूड लाइक टू लेट द व्यूअर्स नो, या आपके जो क्लाइंट्स एंड यू नो परचेजर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स? श्योर। एक तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इनफैक्ट जिस तरह बारिशों में भी जो लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, सो हम उसके अंदर बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी वी वुड लाइक टू बैक ऑल ऑफ दोज पीपल, हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो नॉर्मली जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ये वारंटी में कवर्ड नहीं होते, लेकिन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशन है वी आर कवरिंग ऑल दोज अंडर वारंटी। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हैव मोर देन 10 years वारंटी। सो वी आर कवरिंग ह्यूज जो लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वारंटी। सो वो हम कवर करेंगे। उसमें हम इस डिफ्रेंसिएशन में नहीं जा रहे कि बारिश में ख़राब हुई है तो हमारा मसला नहीं है, तो वी विल कवर दैट। सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन टू ऑल ऑफ आवर कंज्यूमर्स, तमाम लोगों को, कि जो बिजली की सिचुएशन इस वक्त है और जो पानी वगैरह का है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर करंट लगने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। तो एक तो ये कि 1-2 एहतियातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपका अप्लाइंस कहीं पे भी आपको ऐसा नज़र आता है कि कहीं ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ वो ज़मीन से कांटेक्ट में है और वहाँ पे पानी है, तो उसको फ़ौरन वहाँ से प्लीज़ रिमूव कर दें। घरों में यूजुअली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती, तो उस सिचुएशन में बहुत केयरफुल रहें प्रोडक्ट को के लिहाज से। आप डॉलेंस की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, dolens.com.pk। यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस की तमाम सपोर्ट, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की अर्थिंग से रिलेटेड कोई चीज़
के ऊपर बात करनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, सो हमारी 24/7 सर्विस अवेलेबल है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, और हम उसको, हमारा कॉल सेंटर एक्टिव रहता है ऑल द टाइम, इवन संडेज़ को भी काम कर रहा होता है। और लाइटली ना लें, वैसे तो हाईली अनलाइकली होता है, लेकिन अगर आपकी किसी भी अप्लायंस को छूने से आपको ज़रा सा भी फील हो कि अर्थिंग का मसला है एंड यू हैव इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ स्पार्क, तो प्लीज़ उसको लाइटली ना लें, अपने अप्लायंस को स्विच ऑफ करें, गेट समबडी टू लुक एट इट। अर्थिंग की बड़ी सही बात की, कई दफ़ा हम बड़े छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। कराची में अब मुल्क भर में आप देखते होंगे रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स को एक वुडन स्लैब के ऊपर रखा जाता है, नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड सरफेस, वो बड़ा अहम होता है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ट्रेंड्स आपने क्या देखे ड्यूरिंग द कोविड? वी स्पेंड सो मच टाइम एट होम, डिड दैट मीन कि हमने ज़्यादा अप्लायंसेस ख़रीदे या हमने सेल्स पे आपकी फ़र्क पड़ा? राइट, अप्लाइंसेस में बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहा। एक्चुअली जो कोविड का पीरियड था ये पाकिस्तान का समर पीरियड था, जिसमें आमतौर पे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फ्रीज़र्स, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती हैं। फॉर द टाइम बिंग जिस वक्त कोविड शुरू हुआ, अल्टीमेटली एक तो ये हुआ कि 2 महीने तक तो हमारी 1.5 से 2 महीने तक मार्केट्स बंद रहीं, 2 महीने हमारी फैक्ट्रीज बंद रहीं, प्रोडक्शन नहीं हो सकी। हाउएवर लकीली हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल थे, तो एक तो हमने बहुत मेजर ट्रेंड शिफ्टिंग जो देखी वो ये कि लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ गए, मतलब मार्केट में जाके ख़रीदने का ऑप्शन चूँकि नहीं रहा, तो हमने अपनी वेबसाइट पे, हमारा जो ई-कॉम का बिजनेस है उस पर कोई समझ लें हमने कोई मल्टीपल टाइम्स 15-20 टाइम्स ग्रोथ देखी है कस्टमर के फ्लो की, जब ये बंद हुई मार्केट और कस्टमर्स आए और उन्होंने ऑनलाइन आके परचेजेस की। सेकेंडली ये कि कुछ ऐसे अप्लाइंसेज हैं जैसे लोग जब घरों में कैप्टिव हुए तो अल्टीमेटली खाना ज़्यादा बनना था और किचन पे ज़्यादा टाइम लगना था, क्लीनिंग के लिए मेड्स अवेलेबल नहीं थी, फूड स्टोरेज के लिए आपके जो परचेज साइकिल थे वो रिड्यूस हो गया। पहले रोज़ाना जाके ब्रेड लेते थे, फिर आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया मार्केट रोज़ जाने वाला सिलसिला। तो उसके लिए जो हमारे किचन अप्लाइंसेज हैं, ख़ासतौर पे स्मॉल डोमेस्टिक अप्लाइंसेज हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, इनकी परचेज बहुत ज़्यादा बढ़ी और इनमें और ये दुनिया भर का ट्रेंड है, ये सिर्फ और इस्तेमाल भी बढ़ा, क्योंकि हमने देखा कि शुरू में एवरीबडी गॉट इंटरेस्टेड इन क्वारंटीन कुकिंग कि ज़रा कुछ नई रेसिपी ट्राई करके देखते हैं। तो हमने भी, हमारे पास भी बहुत क्वेरीज आनी शुरू हुई हमारे कॉल सेंटर पे भी, वेबसाइट पे, अबाउट बिकॉज हमारे माइक्रोवेव ओवन्स लोकल कुकिंग करते हैं, पाकिस्तानी कुकिंग हो जाती है उनमें, तो उसकी रेसिपीज़ के लिए आई बहुत रिक्वेस्ट, तो हमने बड़ी सारी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे फ्लोट की, लोगों को गाइड किया। वैक्यूम क्लीनर्स के बड़े सारे एक्स्ट्रा यूजेज हैं जो लोगों को नहीं पता, वो हमने लोगों को गाइड किए। एंड देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी इस दरमियान में जितनी भी हुई उसके अंदर अल्टीमेटली हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल किया। वैसे मुझे तो लगता है हसन साहब, लुकिंग एट द सिनेरियो इन कराची, अब आपको सक्शन पंप्स भी बनाने शुरू कर देने चाहिए। कभी नहीं पता कि कब कराची में ऐसी बारिश हो और घरों में हमारे पास एक होना चाहिए, है ना, डोमेस्टिक यूज वाला। आई थिंक जनरेटर्स एंड सक्शन पंप्स आर द टू प्रोडक्ट्स जो कि हॉट केक्स की तरह बिकेंगे। अच्छा हसन साहब, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोविड एज वेल पीपल वर ऑर्डरिंग और इंस्टॉलेशंस हो रही थी, तो आई एम श्योर यू हैड टू लुक इनटू कंप्लीटली रीट्रेनिंग, रीस्किलिंग योर स्टाफ टू कंप्लाई टू ऑल दी SOPs, यानी जब वो जाते होंगे इंस्टॉलेशन के लिए वो अभी भी फॉलो हो रहे हैं SOPs? जी, वी वर लकीली द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जिन्होंने बेसिकली जब ये कोविड शुरू हुआ तो हमने SOPs के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट किया। हमारे तकरीबन कुछ 3500 एम्प्लॉइज़ हैं टोटल। हमने कंटिन्यूसली उनकी जो कोविड के टेस्ट थे, हमारे, आप यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमारे जो ब्लू कॉलर स्टाफ है, जितना भी जो वर्कर्स होते हैं, 100% वर्कर्स के हमने टेस्ट करवाएं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमने खुद बेयर किया ऑफ कोर्स, और हमने उसकी वजह से इसको कंट्रोल बहुत अच्छा किया। SOPs हमने बहुत शुरू में डेवलप कर लिए थे, ना सिर्फ अपने फैक्ट्रीज़ के लिए, अपने ऑफिस के लिए, बल्कि हमारे जो रिटेलर्स हैं, डीलर्स जिनको हम बोलते हैं, जहाँ से अप्लाइंसेस बिकते हैं, उनके लिए हमने SOPs डेवलप किए, उनकी शॉप्स में पोस्ट किए। तो हम SOPs को तब भी फॉलो कर रहे थे, हम SOPs को माशाल्लाह अभी भी फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न कि हमारे पास कोविड का इतना इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉइज़ में नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह किया। हसन साहब, एक सवाल ये भी आता है कि जैसे आपने खुद इशारा दिया कि अ लॉट ऑफ पीपल मूव फ्रॉम ऑफलाइन के बजाय वो ऑनलाइन परचेजेस की तरफ गए, तो आपकी जो साल की रिलेशनशिप्स थी विद इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स, वो बेचारे तो बड़ी मुश्किल में आ गए। वो एज सच आपके स्टेक होल्डर्स हैं भी और नहीं भी हैं, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर फॉर्मल स्ट्रक्चर। उनका क्या बना? क्योंकि 5-6 महीने उनका बिजनेस बड़ा सफ़र किया और अब मज़ीद कहा जा रहा है कि बारिशों की वजह से देयर शोरूम्स, देयर शॉप्स, जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी वो सब नुकसान हुआ है उनका। राइट, पहली चीज़ तो ये कि जो रिटेलर्स या डीलर्स हैं वो हमारे बिज़नेस की लाइफलाइन हैं और वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू वर्क विद देम, और
पुटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ देम जो कि उनके अगेंस्ट में या उनके पैरेलल में नेटवर्क पे आए। सो व्हाट वी डिड कि जब हमने ऑनलाइन सेल्स को लॉन्च किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्योंकि हम सेल करते हैं थ्रू रिटेलर्स और रिटेलर्स फर्दर कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो हमने स्ट्रक्चर को एज इट इज सेम रखा हुआ है। इवन जब हम ऑनलाइन पे गए हैं तो हमने ऑनलाइन पे जितने बिजनेसेस हम जनरेट कर रहे हैं वो हम डाइवर्ट कर देते हैं डीलर्स के लिए, तो डीलर्स उसके बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यानी हम बिजनेस अर्न करके डीलर को दे रहे हैं। अगर डीलर की दुकान पे कस्टमर खुद नहीं आ रहा तो हमारी ऑनलाइन के थ्रू जो कस्टमर हम रिसीव करते हैं उसका ऑर्डर बुक करके हम डीलर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। वी हैव मोर देन 100 डीलर्स अक्रॉस पाकिस्तान जो कि लिस्टेड है हमारे साथ इस चीज़ के लिए। आई वांट टू एम्फसाइज दिस मोर, दिस इज सच अ फैंटास्टिक थिंग, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस होती है। हम भी जब बात करते हैं एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर से तो उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता इन सेटिंग अप अ वेबसाइट या गोइंग ऑनलाइन, बट दिस इज सच अ फैंटास्टिक वे कि नॉट ओनली आर यू डिजिटाइजिंग बट यू आर हेल्पिंग द एंटायर इकोसिस्टम के वो भी ऑनलाइन आ जाए। That's the right word as you have used. It's an ecosystem actually. और इनफैक्ट हमने अपने डीलर्स को अब हम एजुकेट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो खुद अपने ऑनलाइन सिलसिले शुरू करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अप्लाइंसेस की परचेजेस होती हैं लोग आमतौर पे प्रेफर करते हैं कंज्यूमर के वो किसी ऐसे डीलर के पास जाएं जिसको वो जानते हैं या किसी रेफरेंस से जाए ताकि उसको सही प्रोडक्ट मिल सके, सही प्राइस मिल सके। तो इनके पास अपने रेफरेंस कस्टमर्स बहुत होते हैं, तो हम डीलर्स को हेल्प आउट कर रहे हैं इन चीज़ों में कि वो जिस तरह हमने ऑनलाइन लॉन्च किया है इसी तरह उनका अपना ऑनलाइन भी होना चाहिए, उनके पास अपना कस्टमर बेस है। मोर द मेरियर, जितना बड़ा ये इकोसिस्टम होगा दैट्स गोना हेल्प अस आउट। अच्छा, इसके अलावा एक खास बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि तमाम पाकिस्तानी कंपनीज, बट आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट डॉलेंस वाज इन द फोर फ्रंट व्हेन इट केम टू हेल्पिंग पीपल फाइटिंग कोविड। जैसे उन्होंने खुद कहा कि ना सिर्फ SOPs फैक्ट्री में तमाम वर्कर्स के टेस्ट हुए, डीलर्स के लिए सहूलियात या उनको साथ लेके चलने की बात हुई इस मुश्किल वक्त में, इसके अलावा भी देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। अज़म साहब, थोड़ा उसके बारे में भी मुझे बताइएगा, हाउ वर यू एबल टू हेल्प पीपल? राइट, सो सिद्रा, आई विल डिस्कस दिस इन 3 डिफरेंट एरियाज जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सारे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे नेशनल हीरोज़ थे, जो डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, जिन्होंने कोविड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वी ऑल नो दैट, तो उस पर डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन हमने बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी ये डिसाइड किया कि इनको हम सपोर्ट करें डिफरेंट फ्रंट्स पे, और हम अभी तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी एक सपोर्ट आज भी एग्जीक्यूट होने वाली है एक्चुअली एज ऑफ टुडे, सो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वी स्टार्टेड विद दिस थिंग कि हमने हॉस्पिटल्स चेकआउट किए इनिशियली कराची और हैदराबाद में, और हमने इन हॉस्पिटल्स के लिए इंक्यूबेशन चैम्बर्स बनाए। अच्छा, ये इंक्यूबेशन चैम्बर्स जो थे ये हमने खुद R&D किया पूरे का पूरा यहाँ पाकिस्तान में, और हमारी फैक्ट्री पे R&D हुआ, और उसके बाद ये इंक्यूबेशन चैम्बर का ऑब्जेक्टिव ये था कि डॉक्टर शुड सिट इनसाइड एंड पेशेंट शुड बी आउटसाइड, देयर हैज टू बी अ वॉल इन बिटवीन, इट वाज लाइक अ चैम्बर, इट इज लाइक एन इंक्यूबेशन, दैट्स राइट, एंड देयर वर 2 हैंड्स आउट ऑफ इट जो कि ग्लव्ड हैंड्स थे, और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को अगर आपको पल्स चेक करनी है या कोई भी किसी वजह से भी फिजिकल इंटरेक्शन अगर करना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी उसके अंदर थी। और उसके अंदर हमने बाकायदा तौर पे सिस्टम इस तरह का लगाया था कि वो उसमें एक कंटिन्यूसली, क्योंकि डॉक्टर खुद भी अगर अंदर बैठा हुआ है तो उसकी अपनी जो जो ब्रीदिंग है उसको भी हमने सेक्शन आउट के लिए एक सिस्टम उसके अंदर लगाया हुआ था, so that the environment stays clean. That's right. So we provided these incubation chambers, हमने तकरीबन कोई 15 के करीब इंक्यूबेशन चैम्बर्स बना के अपनी फैक्ट्री पे फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किए, वो आज भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में हमारे जो अपने अप्लाइंसेस हैं, जैसे डॉक्टर्स एंड जो इनका पैरामेडिकल स्टाफ था, जब वो इतने लंबे अरसे तक वहाँ स्टे कर रहे थे तो उनके लिए उनके खाने के इंतज़ाम और इन चीज़ों के लिए, सो वी प्रोवाइडेड देम बल्क ऑफ माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स फॉर फ्रीजिंग एंड ऑल दिस स्टोरेज के लिए, इसके लिए हमने उनको काफ़ी चीज़ें दी। एयर कंडीशनर्स हमने प्रोवाइड किए, NDMA को हमने प्रोवाइड किए, सो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। और रिसेंट जो डेवलपमेंट है जो आज इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होने जा रही है वो ये है कि हमारा जो प्रिंसिपल है टर्की की जो कंपनी है, उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए हैं वहाँ पे, उनकी अपनी R&D ने वहाँ पे बनाए, और उन्होंने पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है एज यू नो, सो दे प्रोवाइडेड अस फ्री ऑफ कॉस्ट वेंटिलेटर्स विच वी आर फर्दर प्रोवाइडिंग टू अराउंड 10 हॉस्पिटल्स अक्रॉस पाकिस्तान इन वेरियस सिटीज़ इंक्लूडिंग लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची एंड अदर सिटीज़। तो जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं इनको इंशाल्लाह हम ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली सप्लाइंग देम दीज वेंटिलेटर्स विद इन दिस वीक, और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि आइंदा भी, खुदा न खास्ता, वैसे तो अल्लाह करे कोविड दोबारा पाकिस्तान में लोगों के लिए परेशानी का बायस ना बने। ऑनगोइंग थिंग। आप ये देखें, मैं अक्सर कहती हूँ कि जब इकोसिस्टम आपका अपग्रेड होता है, इट्स जस्ट नॉट अ पर्टिकुलर टाइम इन लाइफ। अब ये हो सकता है ये SOPs हमारे साथ ज़िंदगी भर रहे हैं, बट आई लव द आइडिया ऑफ contactless care centers which are like incubators, and I think every hospital needs it in the long run as well. Thank you so much Hassan साहब, and once again great news for all the consumers, all जो तमाम लोग जो
जो डॉलर्स के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं 10 ईयर्स की वारंटी है। अगर आपका प्रोडक्ट अभी भी वारंटी में है, खुदा ना खासा कोई नुकसान हुआ है, कोई आप उसमें प्रॉब्लम देख रहे हैं, गेट इन टच विद द आफ्टर सेल्स केयर कस्टमर केयर सर्विस एंड दे विल हेल्प यू आउट। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। द $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या 15 सितंबर को स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले ही इस पे बहस हो रही थी कोविड-19 को लेके, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। और जहाँ बात की जा रही है कि हमारे घरों में, दफातर में, दूसरी जगहों पे पानी भर आया, आई वॉज वंडरिंग कि हमने ज़्यादा स्कूल्स की इमारतों का जिक्र बिल्कुल नहीं किया है। सो लेट्स फाइंड आउट कि प्राइवेट स्कूल्स का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, क्या वो समझते हैं कि वो तैयार हैं 15 सितंबर से स्कूल खोलने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए क्या तैयारी है, क्या आप समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स तैयार हैं 15 सितंबर से स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए? देखिए, प्राइवेट स्कूल तो पिछले अप्रैल से तैयार हैं। जब आपको पता है कि हमारा जो विंटर एरिया था वो तो दिसंबर से बंद था, तो फिर जब बाकी का जो एरिया था वो फेब में और मार्च में बंद किया गया, तो हमें ये कहा गया था कि अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। और आपको पता है वो नए सेशन होता है। ऑब्वियसली हम तो मुकम्मल तौर पर तैयार थे, लेकिन ये तारीखें चलती रही और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर, और 15 सितंबर भी ई फॉरवर्ड के साथ है। पहले तो गवर्नमेंट को देखना है कि वो तैयार है, कि वो कमिटेड है, जो जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह वो खोलेंगे। क्योंकि अभी जो एनसीओसी की लास्ट मीटिंग हुई उसमें अप टू बॉटम की बात की गई, तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिर स्कूल, और वो भी 9-10 के हवाले से। तो आई होप सो कि अगर तो इसमें साथ की जो मीटिंग अच्छी हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली स्कूल तो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, एचके और केपीके, ये तो ऑलरेडी पहले भी 15 अगस्त से खुल चुका हुआ है। सिर्फ पंजाब और सिंध का कुछ एरिया है, बड़े शहर, जहाँ पे अभी तो ये प्रॉब्लम थी। अदरवाइज तो जो अंदरून सिंध है और काशिफ साहब, बारिशों के बाद सिंध में क्या सूरत हाल है? क्या प्राइवेट स्कूल्स को भी नुकसान हुआ है, उनकी इमारतों को भी नुकसान हुआ है बारिशों के बाद? आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल हुआ है। ये तो ऑब्वियसली आपको पता है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई 70 ईयर के बाद, एक ऐसा सीन आया कि वो बिल्कुल ही मफलूज होके ये सारा कुछ रह गया। पूरे पाकिस्तान में बिलमूम ऐसा हुआ, लेकिन चूंकि कराची और सिंध में जरा इसका इम्पैक्ट ज्यादा था, तो ऑब्वियसली इसमें हम मुतासिर हुए, बिल्डिंग्स भी इससे मुतासिर हुई हैं, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह ताला वो कवर साथ साथ करते रहते हैं। और चूंकि स्कूल एक ऐसा प्रेमिसेस होता है कि आप उसको ज्यादा देर तक जो है इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं, तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आगे प्रेडिक्शन भी है कि विद इन नेक्स्ट वीक जो है वो सूरत बेहतर भी हो चुकी होगी। अगर वहाँ वेदर की कंडीशन भी अच्छी होती है और हमें टाइम भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, तो ये कोई ऐसा बड़ा सीरियस इशू नहीं है स्कूल्स के अंदर। एंड होप सो कि इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो जो 100% जो वो तैयारी मुकम्मल है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह इंस्पेक्शन की बात की जा रही है मेरे ख्याल में, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स, अभी आपने जिक्र किया यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की अपनी मैनेजमेंट का एक इसके ऊपर जो स्टांस है, दूसरी तरफ हुकूमत का, व्हाट अबाउट द पेरेंट्स इस वक्त आपको लगता है कि तैयार हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए विद ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग, चाहे वो बारिश हो, कोविड-19 हो, उनका सेंटिमेंट इस वक्त क्या है? That's very important question. देखिए, इस हवाले से तो गैलप सर्वे लास्ट 2 मंथ बैक जब हुआ तो 74% था। अभी रिसेंट जो एक सर्वे हुआ है उसमें 84% जो है वो पेरेंट की राय आई है कि स्कूल फौरी तौर पे खोलने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास एक रिट जो है वो पेरेंट्स ने की है कि फौरी तौर पे तालीमी अदारे खोलने चाहिए। तो ये बड़ा सिविल सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट की तरफ से जबरदस्त मूवमेंट हुई है। आगे तो हम स्कूल्स के हवाले से ये कहा जा रहा था, लेकिन अब चूंकि ये पेरेंट्स की तरफ से भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोविड की जो सिचुएशन है तो पाकिस्तान में है, गवर्नमेंट के अपने डाटा के मुताबिक वो 1% पे जो है डिक्लाइन कर चुका हुआ है। और जो हमारा विंटर एरिया था गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और जो एचके साइड, वो पहले ही क्लियर थी। तो ये बड़ी खुशआइन बात है। हाँ, जो भी आपने बात की, जैसे कराची में सूरत हाल थोड़ी बारिशों की वजह से थोड़ी सी खराब है, ऑब्वियसली इसमें कुछ पेरेंट्स को भी कंसर्न है, हम भी समझते हैं कि वो एड्रेस होने चाहिए और उसमें बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अमूमी तौर पे जो पेरेंट्स का 84% जो शेयर है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाज़ेह है कि तालीमी अदारे खुलने चाहिए। क्योंकि घर में आपको पता है 6 से 8 माह
बच्चा घर बैठ के तालीम से दूर हो गया है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी भी कई पेरेंट्स से बात हुई तो उनका मानना अब ये है कि बच्चों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, एक स्कूल का अपना माहौल होना, वहाँ पे जाना, बच्चा सिर्फ और सिर्फ किताबी या सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि उसकी अपनी डिसिप्लिन के लिए, उसकी अपनी मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो एनवायरनमेंट बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वील कीप आवर अपडेटेड कि 15 सितंबर तक क्या सूरत हाल होती है, लेकिन इसमें जी वेदर अपडेट बड़ी अहम होती है। क्या ही अच्छा होता कि हमारे पास अपना एक रिलायबल सिस्टम होता जो हमें बताता है कि मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है। आई थिंक दिस इज जस्ट एग्जैक्टली द इंस्पिरेशन दैट ओएस हैदर नीडेड, और इनकी जो अपनी एक दरियाफ्त है या द इनोवेशन दैट ही इज पुट टुगेदर। लेट्स टेक अ लुक एट दैट, फिर इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से महकमा मौसमियात ही मालूमात फराहम करता है, लेकिन कराची में एक ऐसा नौजवान भी है जिसने इंतहाई मेहनत से अपने घर में ही जाती वेदर स्टेशन बना लिया, जिसकी मदद से वो लोगों को मौसमियाती तब्दीलियों की मालूमात फराहम करता रहता है। कराची के नौजवान उवैस अहमद बारिश की पैमाइश से लेकर हवा की रफ्तार, शहर का दर्जा हरारत और मौसमी तब्दीली के हवाले से मालूमात शहरियों को फराहम करता रहता है। उवैस हैदर ने एक रेन गेज की खरीदारी के बाद अपने घर की छत पर ही वेदर स्टेशन का आगाज कर दिया, जो देखते देखते एक नेटवर्क में बदल गया। जी जनाब, अगर आपको मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स और आपके पास जो ऑलरेडी ऐप्स हैं वो रिलायबल नहीं लगती, क्योंकि वो बताती हैं कि बारिश होगी, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है माहौल है, तब्दीली आ जाती है, एनवायरनमेंट में तब्दीली आ जाती है। दिस इज़ अ प्राइवेट वेदर नेटवर्क बाय ओएस हैदर। इन्होंने अपने ही घर में इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ही हैज़ अबाउट 8 डिफरेंट रेन गेजेस, और आपको बताते चलें कि ये 15 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसिंग डिवाइसेस हैं इनके पास, जो बहरिया टाउन से लेके किमाड़ी और गुलशन हदीद से लेके बल्दिया तक आपको कराची के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके अलावा दिस हैज़ नाउ एक्सपैंडेड टू 20 डिफरेंट सिटीज़। अगर आप साइन अप करना चाहते हैं आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है ओएस, उनसे पूछते हैं व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू मेक हिज ओन प्राइवेट वेदर नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्यों सोचा ओएस, तुम्हें वाकई मेट की जो फोकस आती है उस पर यकीन नहीं होता, तुमने कहा अपना अपना करना चाहिए? बिल्कुल, असल में मैट की फोरकास्ट तो ज़ाहिर है वो भी रिलायबल है, लेकिन वो हमें 3 दिन पहले बताते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, सैलाबी सिचुएशन होने वाली है। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम यूरोपियन मॉडल्स को देखते हुए, उनके चार्ट्स को देखते हुए, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम को देखते हुए, अपना एक एनालाइज करते हुए हम प्रिडिक्शंस बनाते हैं, फोरकास्ट बनाते हैं। हमारी पूरी टीम एक सारे मेंबर्स हैं, वो प्रिडिक्शंस बनाते हैं, फोरकास्ट बनाते हैं। हम उसको डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेजेस और जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। वैसे कितना रिलायबल तुम्हारा डेटा रहा है अभी तक, यानी वर यू एबल टू एक्चुअली फोरकास्ट, खास तौर पे ये जो अभी तबाहकारी हुई है 6 स्पेल के बाद, ये आपने कितने दिन पहले फोरकास्ट कर दी थी? बिल्कुल, ये थ्रू आउट दी मानसून सीज़न हमारी जो है तकरीबन ये 6 स्पेल्स गुजरे हैं जो कराची को इफ़ेक्ट किया जिन्होंने। और मानसून इस दफ़ा ज़्यादातर सदर्न पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे और हाई थे। इस वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा बारिशें देखने को मिली, और हमने ये प्रेडिक्शन और फ्लड अलर्ट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आप जाके देखें, वहाँ पे मौजूद है। हम पहले से शहरियों को आगाह कर चुके थे। कितना पहले? यानी तुमने जैसे कहा कि मेट डिपार्टमेंट 3 दिन पहले बता पाता है, तो तैयारी का वक्त नहीं होता। आप लोग कितना जल्दी फोरकास्ट कर सकते हो? 10 से 15 दिन पहले आप लोग 15 डेज पहले। तो अच्छा, अब अगर आज मैं तकरीबन 1 सितंबर पे खड़ी हूँ, तो व्हाट इज सितंबर लुकिंग लाइक? क्या सितंबर में हम मजीद बारिशें एक्सपेक्ट करें? सितंबर में मेरे ख्याल से एक स्पेल आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 10 से 15 दिन, 10 दिन तक तो कोई ख़ास स्पेल या कोई सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि हम अभी जो मानसून सिस्टम्स हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये ज़्यादातर जो है पंजाब और नॉर्दर्न पार्ट्स को इफेक्ट करेंगे। वहाँ पे अच्छा स्पेल चल रहा है इस वक्त, वहाँ पे बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काफ़ी अच्छी बारिश होगी आने वाले दिनों में। लाहौर और मुल्तान वगैरह में भी बारिशों के इम्कान आते हैं। सही। तो फिलहाल सिंध में अभी मौसम साफ़ रहेगा। कराची में
बादल और मतलब पार्टली क्लाउडी कंडीशन रहेंगी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये मानसून सीज़न में तो फोरकास्ट बड़ी अहम होती है लोगों के लिए। कराची में इसके अलावा हमने हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स भी देखी हैं। आपका सिस्टम क्या क्या और फोरकास्ट कर सकता है और आपको इसको ऑल अराउंड द ईयर इसकी रेलेवेंस क्या देखते हैं? हम लोग थ्रू आउट ईयर, चाहे विंटर सीज़न हो चाहे समर सीज़न हो, हम लोग यही चार्ट्स को पढ़ते हुए ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम को देखते हुए अपनी प्रेडिक्शंस बनाते हैं। और जो हमारे पास अपने HTC डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं और अपने जो रेन गेजेस इंस्टॉल हैं, उसके थ्रू हम रेन की मेजरमेंट हासिल करते हैं डेली बेसिस पे। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। अभी हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्से में हम बात कर रहे थे तमाम मसाइल, चैलेंजेस के हवाले से। सोचा अगर आपने वाकई इन चैलेंजेस को फेस करना है तो व्हाई नॉट विद अ स्माइल ऑन योर फेसेस। मुश्किलात तो आती रहेंगी लेकिन उनसे सामना करने की हिम्मत हमें खुद ही जुटानी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ऑफलाइन कि जिन चीज़ों को हम अपने लिए ज़हमत समझते हैं, आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला के निज़ाम में, इस कुदरत में एक लार्जर गेम एट प्ले है। 5-6 महीने कोविड की वजह से हमने देखा कि जो कराची का, पाकिस्तान का दिहाड़ीदार तबका था, जो मज़दूर था, उसने बहुत सफ़र किया। कोई काम नहीं हो रहा था, कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। यकीनन मुश्किल आई है कुछ इलाकों में, लेकिन अब जब इन इलाका मकीनों को अपने घरों की मुरम्मत करानी है तो देखिए अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है उनके लिए, जो शायद कई महीनों से हाथ पे हाथ धरे बैठे थे और आपसे कहीं ज़्यादा मुश्किल का शिकार थे। इस वक्त जितने इलेक्ट्रिशियंस हैं, जितने प्लम्बर्स हैं, जितने मुरम्मत करने वाले, रंगाई करने वाले, आप ढूंढने जाइए तो आपको मुश्किल से मिल रहे हैं। तो खुदा उनका भी है, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने वसीले बनाने थे। और यही मेरे ख़्याल में आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब आप बेयकीनी की सिचुएशन में हो, ज़िंदगी को कभी आप यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। आप जब पलट कर देखते तो आपको समझ आता है कि ज़िंदगी में कोई भी तजुर्बा, कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ क्यों हुआ था और उसके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने आपको कहाँ लेके जाना था। तो हम क्यों नहीं इस सेंटिमेंट के साथ, इस यकीन के साथ ज़िंदगी को गुजारते। आज इसी हवाले से बात करेंगे, यकीन और बेयकीनी की कैफियत। बहुत जी कोसली या साल 2020 को लोगों को लगता है इससे बुरा साल, इससे मुश्किल साल नहीं आया, लेकिन क्या वाकई ये साल मुश्किल है? इसको ज़रा आज चैलेंज करते हैं, इस पर ज़रा आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट, जब भी आप हमारे प्रोग्राम में होते हैं तो आपकी कॉल्स का तांता बन जाता है एंड यू रियली लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आज जब हमने मुश्किल के इस वक्त में मुस्कुराना भी है तो हमने अपने प्रोग्राम में मदू किया है ख्वाजा नवीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आपने बुलाया। और आप गाड़ी में आए हैं, किश्ती में आए हैं? आजकल तो पूछना पड़ता है। वेरी गुड। ये ऊंची गाड़ी वालों की बात ही कुछ और है। इसके अलावा जी माय वेरी डियर फ्रेंड जो अभी बता रही थी कि पूरी गली में घर काफ़ी हद तक डूब गए लेकिन इनका घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहा। तो हम ज़रा पूछना चाहते हैं वो जादू की छड़ी क्या है, वो क्या मंत्र पढ़ के फूका था कि इनके घर में पानी नहीं आया? वो वाला तावीज़ ले, वो वाला तावीज़ ज़रा पता करें। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं ना ज़रा मंत्र जंतर की कहानी क्या किया? मंत्र जंतर की क्या कहानी है? जब मौसम अच्छा होता, जब भी कोई, मैं ये कहती हूँ कि कभी कोई फंक्शन आना है फैमिली के अंदर, कोई बात है ऐसी, तो हम 1 महीना पहले उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे नॉर्मली डांस प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, ढोलकियां चल रही हैं, सब कुछ होता है ना, इसी तरह एक मौसम भी है। जब मौसम बदलता है, गर्मी आती है तो आप अपने एसी वगैरह, वेंट वगैरह सारे साफ करवाते हैं। ओके जी, गर्मी आने वाली है तो ये एक आपकी तैयारी होती है, खिड़कियाँ झड़ रही होती है ताकि कुछ हवा ज़्यादा रहे। इसी तरह सर्दियों का ये है कि आप ये जितनी कूलिंग की चीज़ें हैं उन्हें कवर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह मानसून का भी ऐसा नहीं है कि बरसात ने आना है तो आप सुकून से घर में बैठे हैं जी पकौड़े ही तले जाएंगे, पकवान होने चाहिए, या मौसम बदला है और काली घटा छाई है तो बस आप निकलें बाहर दोस्तों के साथ और पहुंच जाए समुंदर पे और खूब मस्ती करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले अपने आप को सिक्योर करना है। आप जैसे आप कहते हैं ना, पहले अपने घोड़े बांधें फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें कि वो उसकी हिफाजत करेगा। ख्वाजा साहब, मैं आजकल बड़ा नेटफ्लिक्स का दौर है तो मैं एक कभी आई वाज बिंजिंग ऑन दिस लॉ कोर्ट-रूम ड्रामा शो कॉल्ड हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। तो उसके अंदर एक बड़ा हाई फाई लॉयर उन्होंने दिखाया है जो कि कट थ्रोट है एंड शी गेट्स यू आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो उससे लोगों ने सवाल किया कि क्या जब आपके पास कोई केस आता है तो आपके लिए ये अहम होता है, आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट आपका आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है? तो उसने जवाब में कहा, यू नो माई सिंपल आंसर इज़ आई डोंट केयर।
मुझे लगता है दुनिया में हर शख्स झूठ बोलता है, तो मेरे पास जो आता है मैं उसकी बात को लेके चल के, बस उसने मुझे सब कुछ बताना है जो वो मुझे केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है और मैंने उसका केस लड़ना है। आप भी यू डोंट केयर इफ योर क्लाइंट इज गिल्टी और नॉट। केस तो जो आदमी आता है वो कहता है मैं इनोसेंट हूँ। हाँ। अच्छा, अब वो बात जो लॉयर की उसने कही है वही बात मैं भी हमेशा रिपीट करता हूँ कि वी बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ आवर क्लाइंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खुलता है तो बातें आश्कार होती जाती हैं, फिर पता भी बाज़ औक़ात चल जाता है कि बेबी ही इज़ द मैन हु हैज़ डन इट। लेकिन बाय द टाइम ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि इसने जितना जुर्म किया है इसको उतनी सज़ा मिले, क्योंकि हर केस की सज़ा जो है लेसर पनिशमेंट भी है और मैक्सिमम पनिशमेंट भी है। जैसे मर्डर में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ है, लेसर पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और फिर उसके बाद ऐसे भी केसेस हुए हैं कि यू कॉज्ड एज फैटल इंजरी विद विच इट वाज नॉट दैट द मैन कुड हैव डाइड, योर इंटेंशन वाज नॉट टू किल हिम जस्ट टू कॉज इंजरी। उसमें 10 साल भी सज़ा हुई है, 7 साल भी हुई है। इस तरह के मेरा अपना एक केस था, मुख्तार जुनेजो साहब हमारे डीजे होते थे कराची के, उन्होंने 302 को 326 में कन्वर्ट करके और उस बंदे को 10 साल सज़ा दी थी। This I'm talking of 19, I think 81, 82. I was young man, तो मेरे लिए भी बड़ी हैरत थी। आप मुझे बताएं कि ये तो कोर्ट रूम में फिर वो निकल आता है, लेकिन जो अपनी एक मॉरल जजमेंट होती है उसमें होता है, और नहीं वो तो आपको बाइट करता है ना। हाँ। तो इस वजह से कई लोग क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस ही नहीं लेते, लेकिन सिविल में इतनी बेईमानियां हैं, लोग झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के ले आते हैं, मरे हुए लोगों के साइन बना के ले आते हैं, विल बना के ले आते हैं, और फिर वो बेचारा वकील प्लीड कर रहा होता है बड़ा जोर लगा के कि नहीं सर ये असली है, हालांकि जो बना के लाया चीटर वो कहता है मैंने बड़ा फुल प्रूफ बनवाया है। अच्छा, मेरे घर में जो हेल्प है सलमा जी, उससे मैं बात कर रही थी, उसने कहा उसका एक अपना तज्जिया था इन मुश्किलात को देखने का। उसने कहा कि जी बाजी मुझे लगता है कि अब लोग ज़्यादा अल्लाह वाले हो गए हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे हैं क्योंकि बेयकीनी इतनी है। आपको लगता है कि हम में कोई सुधार आया है या हम वो जो दुम की तरह है जब भी निकालोगे टेढ़ी के टेढ़ी रग़बत बढ़ गई है? हाँ, देखें जब कभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जैसे कोविड के दिनों के अंदर, तो आपके अंदर ना सिर्फ खुदा की तरफ रुजू आपने किया और आपको पता चला कि बस वक्त आने वाला है और हम जाने वाले हैं, साथ देने वाले हैं, तो क्यों ना अल्लाह को खुश कर लें। तो इसी तरह आप में इंसानियत भी कहीं ना कहीं जागी। सही, ठीक है। और अब जैसे जो बारिश हुई है इसमें भी मैंने लोगों को देखा है, इसमें भी मैंने, बल्कि मैं एक बात ज़रूर मेंशन करूँगी सिद्रा, हम जिस अपनी जनरेशन के बारे में सोचते हैं कि ये बहुत बेहिस है, ठीक है, जल्दबाज है, फैसला नहीं, और हर फैसला करने में बहुत जल्दी करती है और इन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लाओबाली है, ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है। जबकि मैंने ये देखा है बहुत सिंसियर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत फोकस्ड हैं ये बच्चे। क्योंकि अभी जब जैसे बारिश हुई है, पहले कोविड का टाइम था तो आपको यही जनरेशन नज़र आ रही थी लोगों के घरों में राशन पहुँचाते हुए, और खौफ खुदा था इनके अंदर। और अभी भी इस दफ़ा बारिश में मेरे अपने घर के अंदर से मुझे आवाज़ आई, अम्मा मैं जा रहा हूँ, उन्होंने एक ट्रक हायर किया है और लोगों को, मैंने चने की दाल गोश्त बना के बड़ा सा देश का और चावल उबाल के लोगों को दिया। लेकिन ये है बात यह है कि ये सिर्फ सीजनल नहीं होना चाहिए, क्राइसिस में नहीं होना चाहिए, ये वक्ती बात नहीं होनी चाहिए, बात दिल को लगी है तो इस बात को समझ। जैसे हम कोविड के दिनों में दोबारा फैमिली के अंदर बैठना शुरू हुए हैं, एक दूसरे के साथ बात करना शुरू हुए हैं, एक दूसरे को जानने का दोबारा मौका मिला है। तो ये नहीं कि बस ये ओके ये बस क्राइसिस आए थे तो हो गया और हम साथ में। अब डिपेंड करता है आपकी बेहिस्सी के ऊपर, डिपेंड करता है कि क्या हम दोबारा उसी चक्की में दोबारा अपने आप को पीसना शुरू कर देंगे, बस काम पे जा रहे हैं, कमाने आम आदमी का जो सेंटिमेंट है वो तो बदला है, उसको नज़र आया है, ना सिर्फ बेयकीनी नज़र आई है, उसको ये भी नज़र आया कि ज़िंदगी और ये मादी चीज़ें कितनी फ़ानी हैं। यानी पहले आप कोविड-19 में यका आप देखते थे कि आनन फानन लोग या तो बहुत ज़्यादा अलील हो जाते थे या खुदा ना खासा उनका इंतकाल हो जाता था। दूसरी तरफ अपना सरमाया, अपने घरों का फर्नीचर जब पानी में बहता हुआ देखा, वो गाड़ी जो बड़ा पैसे जोड़ के 20-30 लाख की ली थी उसको डूबते हुए देखा, तो आई थिंक एक एहसास तो हुआ है कि ज़िंदगी कितनी बेईमानी है, कितनी फ़ानी है। लेकिन ख्वाजा साहब फिर एक सवाल होता है, हमारे यहाँ जो ओहदेदारान हैं, जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उनको ये एहसास हुआ है कि कुछ कर जाए? मैं आपको बताने लगा था, इनकी बात ऐड करने लगा था उस वक्त, फिर इनकी बारी थी। तो क्या था कि आपने पूछा था कि आया मजहब की तरफ रुझान बढ़ा है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का तो वैसे ही पहले दिन से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही है। तो यहाँ तो ये मुल्क भी ऐसे जा रहा है। अच्छा अब क्या है कि
ये जो कोविड से आपने बताया और ये जैसे हालिया बारिश हुई, तो कोविड के बाद ऐसा हुआ कि सुबह जब आप भी खोलती होंगी फेसबुक तो लाइन में लगता होगा कि पता नहीं 6 बंदे मर गए, 3 मर गए, और सब जानने वाले, और फिर सब अनअनाउंस्ड ही चले गए, मतलब कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारे कई दोस्त चले गए इसी तरह कोविड में, बल्कि मैं आपके फादर का भी वो ऑबिचरीज पढ़ता था, वो कितने दोस्तों के, उनके कितने 3-4 दोस्त उनके चले गए। तो हमारा दोस्त मोहम्मद फैजी था दोस्त, वो चला गया, वो प्रोफेसर थे डॉक्टर सुमरो, हड्डियों के डॉक्टर बड़े ठीक ठाक, वो चले गए। यानी जानने, लोग कहते हैं ना जी कोविड नहीं होता, पहले हिंसा था, तो जानने वाले ये हमारे जान जिनके हमने जनाजे जाके शिरकत की है, तो इस तरह से करके, तो इससे बेयकीनी की वजह से मजहब की तरफ रुझान जो है काफ़ी बड़ा है। और अभी हमारे वहाँ और सियासतदानों का आपने जो पूछा, उनका तो ये जो आपकी उनकी डेफिसिट 1 साल का ओहदा 2 साल का मिल जाता है, 25 साल की डेफिसिट जो है ना उनकी पूरी हो जाती है। जितनी जेलें काटी हैं, जितना काटा है पीछे ना, सारी कॉम्पनसेशन मिल जाती है। क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में लाख में और करोड़ में लोग खाते थे, आजकल अरब का रवाज हो गया है। ये तो हैरान ही हो गया हूँ, अरब। एक जमाना ये था कि अरब का सिर्फ यही समझते थे कि वो चुगे वाला अरब होता है। अब हमारा फेवरेट हिंसा अरब हो गया, फेवरेट हिंसा अरब हो गया। वेरी स्ट्रेंज। और पता है पुराने कैलकुलेटरों में तो इतने जीरो नहीं है कि अरब आ जाए। अब वही वाली बात है ना, घरों में अगर आप जरा सा किसी को सब्जी लेने भेजें तो बात ये की जाती है कि 1000 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 चीजें मंगाई हैं, 1000 रुपए का नोट निकल गया। तो जाहिर सी बात है जब अरबों खरबों में बात हो रही है तो ऐसा ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे, पता करेंगे कि आपने इस कोविड के दौर से, खास तौर पे साल 2020 को जो हमने वेलकम तो किया था बड़े शादियाने बजाकर, नाले साफ करने में कितने अरब चले गए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं, एब्सोल्युटली दिस इज सो ट्रू। तो आपके लिए साल 2020 कैसा था? अब अगले तीन आपके अगले जो महीने रह गए उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? इसमें क्या एलियंस एंड डायनासोर्स ने आ ही जाना है या और क्या होने वाला है? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बड़े दिनों बाद ना हम कह लगा के हंस रहे हैं, अपनी हालत पे ना खुद ही हंसने को दिल चाहता है कि हम आपको क्या दिखाते हैं टाइम्स, क्या बातें करते हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले वैसे ही बात कर रही थी कि काफ़ी चीज़ों में ना बड़ी हमने वी हैव अस्यूम्ड कि पीपल डोंट नो, और जब हम इस कैरेक्टर में जाते हैं तो हम खुद भी जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी तरह के सवालात, आई डोंट नो व्हाई वी डू दैट, बट वी जनरली बिलीव दैट पीपल डोंट हैव वेरी हाई IQ। बट सलमा जी, आपको कभी हंसी आती है जब आप इस तरह का शो कर रही होती हैं? आपसे कोई सवाल होता है तो वो बड़ा बेसिक सवाल होता है। ऑब्वियसली, मतलब मेरी बच्ची की माशाल्लाह शादी हो गई है और मैं आपसे पूछूं, अरे अच्छा छोटे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो यूं करना चाहिए, अरे अच्छा मेरी बेटी के बाल बहुत झड़े, प्लीज़ यार एक्सक्यूज़ मी, आप इस तरह के, और फिर उसमें ये भी होता है ये ज़रा मेरे लिए रख दीजिएगा, ये जो रेमेडी है ये मेरे लिए रख दीजिएगा। इतने को बचकाना क्वेश्चंस होते हैं कि जिसकी आदमी, और इसी तरह के कमेंट्स भी आते हैं बड़े बचकाना। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे हम क्यों अपनी एज से हटें। मैं जिस एज में हूँ, मेरे पे बड़े हैं, मैं मतलब ओपन चैनल पे बोल रही होती हूँ ये बात। अब मैं 20 साल की लगने की कोशिश करूँ, ठीक है, जो कैमरे की रिक्वायरमेंट है, मैं मेकअप भी करती हूँ, मैं बाल भी बनाती हूँ, बट मैं कभी भी उतनी जवान लगने की कोशिश नहीं करती। कल किसी ने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया था कि मैं मॉर्निंग शो में थी और मैं वहाँ से लाइव थी, तो उसने कहा यू टर्निंग ओल्ड। मैं कहा मैंने आबे हयात पिया हुआ है, मतलब इतने अजीब। अच्छा, वो जवान रिकंडीशन नजर आ जाती है, जैसे रिकंडीशन कार देख लेते हैं ये सीटें बदली हुई हैं। और वैसे आपने ये ट्रेंड नोट किया, हम जो ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि एक तरफ तो इतनी बेयकीनी है, आपको कल का पता नहीं, लेकिन इंसान अपने आप को प्रिजर्व करने और ये जो जितनी फैट डाइट्स होती हैं, जितने प्रोसीजर्स होते हैं, जितने जिम्स होते हैं, एक तरफ इंसान की जुस्तजू है कि वक्त को रोक लिया जाए, यहाँ पॉज कर दें हम। वो पुराना शेर है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं, कल की या पल की खबर नहीं। तो बिल्कुल वो है कि वो जिम कर रहे हैं, पता चला जी उसी के ऊपर गिर के मर गए। अच्छा, वो पता चला वॉक करता था रोज, अल्लाह ये तो वॉक पे पार्क में आते थे, ये फोन कैसे हो गए, बोला कैंसर से हो गए। उन्हें हार्ट रोक लिया वॉक कर करके, भाई अल्लाह ने उठाना तो है ना, उसने कैंसर कर दिया। आजकल उन्होंने कुछ सर्विस कर दिया कोविड वाली।
कि जिसको कैंसर भी नहीं होता वो कोविड में चला बहाना जाता है। बन जाता है। हाँ। लेकिन ख्वाजा साहब, आप इतने सारे सियासतदानों को, बड़े बड़े सरमायादारों को कोच करते हैं, उनकी केसेस देते हैं, तो जब ये माल समेट रहे होते हैं, जब वही आपकी बात के पल की खबर नहीं है, तो क्या आपको लगता है, हालांकि अच्छे काम भी करते हैं, वी डोंट वांट टू जनरलाइज के सब बुरे हैं, लेकिन आप भी तो देखते हैं ना कि ये इतनी तादाद में पैसा सारा देखिए, मैं पैसे की अहमियत से कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। आप अभी बीमार हैं, आप जाएं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो पहले कहते हैं जी काउंटर पे आप 1 लाख रुपया जमा करा दें या 2 लाख करा दें, वो आपको फर्स्ट एड भी नहीं देते कि जी आपके पास पता नहीं बिल है या नहीं है। सही। पैसा एक हकीकत है। स्कूल में बच्चे को दाखिले के लिए ले जाए तो वो नर्सरी वाली जो आंटी है वो कहती है जी 1.5 लाख रुपया जमा करा दें, तो आपने बच्चा तो पढ़ाना है। तो ये ज़रूरतें हैं, लेकिन एक ज़रूरत है, एक हिरस है। हिरस जो देखिए, मैंने 2 रोटियां खानी है ना, तो ये मेरी एक स्टोमक की ज़रूरत है, और अगर मैं ठूसता जाऊंगा और फिर बदहज़मी हो जाएगी तो फिर वो जो है वो हिरस है। नहीं, लेकिन जब हम पैसे की अहमियत अपने लिए समझते हैं तो इसका मतलब है कि हर इंसान की वही ज़रूरत है, ऐसी है। यानी और अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी ऐसे ओहदे पे, जो आप कह के वादा करके लोगों की तवक्कुआत को बढ़ाकर उस ओहदे पे पहुंचे, और आपने कहा कि जी हम आपके लिए इंतजाम करेंगे, राहत करेंगे, आपने उन्हीं के साथ बुरा कर दिया। तो आज अगर आपसे सवाल हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे कि अगर कराची के पॉश या एलीट इलाके, यानी बार बार एक तो इसको हाईलाइट करना ऐसा था कि जैसे आम आदमी की तकलीफ तो तकलीफ नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट आया है तो तब्दीली आ सकती है। दूसरा फिर ये कि कुछ जो जाहिर सी बात है हमारे मन चले थे, दिल जले लोग थे रादर, उन्होंने कहा अच्छा हुआ इनको तकलीफ हुई है, तो पता चला है, विच टेल्स यू कितना गुस्सा अंदर ही अंदर पनप रहा है। ये वो घिन की तरह हमें खा जाने वाली दीमक है जो हमारे माशरे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो बर्स्ट होती है। एब्सोल्युटली। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हाल चाल है आपके? मेहमान बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये मैं कहूँगा, शायद आपको याद हो, मैंने दिसंबर 19 में ये आपको कहा था, प्रेडिक्ट किया था कि कराची को ये बसें नहीं देंगे, बेबस ही रखेंगे, और आज देखें कराची पर कितना बेबस हुआ पड़ा है। सही। और लेकिन एक बात मैंने मिसिंग जो की है कि 2020 जो मुझे महसूस हुआ वो ऐसे है कि ये T20 की तरह है, या छक्के लगने थे या विकटें गिरनी थी। सही। तो वो शायद थोड़ा विकटों की तरह, लेकिन जो बड़ी शिद्दत से महसूस की गई चीज कि हमने अपना क्वालिटी टाइम वो बड़ा मिसिंग किया है। वो हमने फजूलियात में, मशीनरी लाइफ में वो बड़ा बेहंगम तरीके से जाया किया। वो क्वालिटी टाइम हम अपनी फैमिली को, लोगों को, अपने आप को वो नहीं दे पाए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात ये सिक्सर की, और मुझे याद आ रहा है कि एक टाइम आया था N95 का मास्क, एक मास्क 300 रुपए का मिल रहा था। अब मेरे ख्याल में दोबारा वो अपनी औकात पे चला गया था। अब औकात पे आ गया, 300 रुपए का डब्बा मिल रहा है आपको बड़े आराम से। एक टॉपिक के लिए आते आखिर में एक शेर मुझे याद आ रहा है जी, कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, जिंदगी पड़ी है अभी, तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये आखिरी 3-4 माह साल 2020 के डेफिनेटली विल बी अ टर्न अराउंड। लेकिन बड़ी अच्छी बात की कि कुछ लोगों के सिक्सर्स भी लगे हैं और कुछ लोगों की विकेट्स ऑफ हो गई हैं। सलमा जी, आपको क्या लगता है, मजीद 3 महीने 4 महीने से क्या तवक्को आता है आपकी? सितंबर पे आ गए हम, लेवल 9 ऑफ जुमानजी, काफी प्रिपेयर हो चुके हैं। हाँ। अब जरा ज्यादा खौफजदा नहीं होंगे, लेकिन चैलेंज करने की नहीं हो रही है कुदरत को। नहीं, मैं कुदरत की नहीं, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि अब उनसे कोई खौफ नहीं है किसी भी चीज़ का, और जो हालात होंगे जहाँ आपने इतना सब कुछ गुजारा है, अब आपको ये हौसला ज़रूर है, ओके ठीक है, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है और वो साथ देता है, वही है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो, और वो अब हमारे साथ है। आपको एक्चुअल आप उस जगह बंध गए हैं, वो कहते हैं ना, आप अपनी रूट पे जुड़ गए हैं, अपने मदार पे आकर खड़े हो गए। अब आपको एहसास हो गया कि कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, फैसिलिटीज हैं या नहीं है, या बिल्कुल खाली हैं, हमें अपनी कुव्वत का एहसास हुआ है। हमें ये पता चला है कि कितनी भी मुश्किल आए, हमें अल्लाह ताला ने एक तो अडेप्ट करने की आदत रखी। हम मास्क, ग्लव पे अडेप्ट कर गए, घरों में रहना अडेप्ट कर गए, जहाँ समझते थे 5-6 फंक्शन के बगैर शादी नहीं होती, छोटे कनात पे एडजस्ट कर गए। सो वी हैव अब वापस जा रहे हैं। मुझे अफसोस ये जो मैंने शुरू में बात की थी, काश के ये जो बेयकीनी के आलम में हम अपने रब की तरफ रुजू कर रहे हैं, या हमें एहसास हो रहा है इंसानियत का, या हमें अपने सरमाए को बचाने का एहसास हो रहा है, ये सिर्फ वक्ती नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्राइसिस में। अब जैसे ही खुले आप जाके रेट्स देखें, आपको पता चलेगा कि हॉल्स दोबारा शुरू हो रहे हैं, लोगों ने अपनी शादियां आगे कर दी हैं जो पहले थी कि अच्छा ठीक है कोविड में खामोशी से करेंगे, नहीं, अब सब कुछ खुल रहा है।
क्यों नहीं हम उसी तरह उसी अंदाज में करें? उसी तरह हम समझते थे कि शायद हमने बड़ी बचत की है, घरों के बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे ही रेस्टोरेंट हुए ओवर बुकिंग लाइनें लगने लग गई हैं। बिल्कुल, दोबारा उसके बगैर हम जी नहीं पाते। अच्छा, एक लफ्ज़ के बारे में मैं 3-4 रोज से ज़्यादा बात कर रही हूँ कि हम कराची वालों को जब ये मुश्किल आई तो कहा रेजिलिएंट बढ़ें। आप क्या कहेंगे ख्वाजा साहब? ये रेजिलियंस मुझे अच्छा लगता था जब हम बात करते थे कि खुदा न खासा कोई इंतहा पसंदी दहशतगर्दी का वाक़या है, दूसरे दिन फिर शहर अपने खौफ व हिरास को तोड़ के, बेयकीनी को तोड़ के काम पे दोबारा जाता था। लेकिन इस वक्त की जो हमारी चैलेंजेस हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सड़कें टूटी हुई, पानी भरा हुआ, कचरा नहीं, इसमें ये हम रेजिलिएंट तो नहीं है, ये तो हम ऐसा लग रहा है विक्टिम्स हैं और वी आर विक्टिम्स। और हम अब उसमें गुजारा इसलिए कर रहे हैं कि अब घर तो जाना है ना। हाँ। अब वो कोई बेचारे का स्कूटर खड्डे में गिर जाता है, वो उसके समेत गिर जाता है। हमारा एक बेचारा जूनियर था, वो खड्डे में स्कूटर समेत गिर गया। तो इस तरह के मतलब हालात चल रहे हैं, तो उस बंदे ने घर तो जाना है ना। अब वो अगले दिन ड्यूटी पे भी आ गया, मजबूरी है। यानी अब इसको रेजिलिएंट तो आप नहीं कहेंगे, इसमें तो ये मजबूरी का नाम शुक्रिया। अब देखें ना, आप थ्रू आउट हमने देखा है कि पहले आप कारोबार अगर करते थे, बिजली नहीं आई, चलें जनरेटर लगा लिया, पानी नहीं आया, टैंकर डलवा लिया, सेफ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। लेकिन इसकी भी कोई हद होगी ना, रियासत की, स्टेट की, शहरी हुकूमत की कोई तो बल्दियाती और दूसरी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। पूरा का पूरा ही बजट खा जाते हैं ना, कोई थोड़ा सा भी खर्च कर दें तो मामला सही हो जाए। आप देखिए, ये बता रही थी कि भाई पहले से अपना हाउस सेट करना चाहिए, चीज़ करनी चाहिए। मैं भी हर साल पढ़ता हूँ अखबार में कि मॉनसून आ रहा है, नाले साफ किए जाएं। तो वो सिर्फ बयान आता है अखबार में, वो बजट और फंड लेने के लिए। हाँ। जब वो फंड आ जाता है तो वही जो KMC के जमादार होते हैं उनसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा कचरा निकाल के नालों के किनारे पे रख के ढेरी लगा दो और हो गया। इसी तरह सड़क का जब ठेका दिया जाता है तो वो सारे बंदे ठेकेदार से पैसे ले लिए जाते हैं। वो क्या करता है कि गधा गाड़ी में रोड़ी डाल के वो एक फरलांग के फासले के ऊपर वो रोड़ी डाल जाता है और काले ड्रम रख के धागा बांध जाता है। वो 6 महीने धागा बंधा रहता है, कहते हैं जी तरक्याती काम हो रहा है। 6 महीने बाद फिर बारिश होती है, फिर वो सारा वो रोड़ी वहीं से उठा के कहीं और डाल देता है। तो वाह ख्वाजा साहब, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, तरकीबें बता रहा हूं। लेकिन वापस आके मैं आपसे पूछना ये ज़रूर चाहूँगी कि बतौर शहरी, क्योंकि इस वक्त लोगों का जो शऊर है वो बेदार हुआ हुआ है, लोग सवाल करना चाहते हैं, हमारे पास क्या कानूनी रास्ता है? यानी अगर हम बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं जो नुमाइंदेगान हैं उनसे, तो शहरी खुद क्या कर सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। या गलत हो गया, मैं पहले बोल पड़ी थी। ओह सो सॉरी, मुझे लगा कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हम तो लाइव हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद अस। आज हम बात कर रहे थे, बेयकीनी की बात कर रहे थे, यही था। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आई, हमें लगा ही नहीं कि हम वापस आएंगे और इस बेयकीनी की कैफियत में वापस आ गए। बट व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फीलिंग very uncertain about life? हमारे क्योंकि लास्ट कमेंट्स होंगे and we have 2 people who have gone through a lot of life experiences. ख्वाजा साहब, जब आपको यकीन नहीं होता कि you will be able to win a case या get through a certain time, आप अपने आप को कैसे यकीन दिलाते हैं कि no, this too shall pass? बस फिर वो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, और फिर हमारी अपनी भी लक थोड़ा काम करती है, थोड़ा उस मुल्ज़म की है, वो जो भी लिटिगेंट है उसका भी नसीब है। और आप यकीन करें कि जब हम कोर्ट में बेल आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो उस मुल्ज़म के घर पे औरतें आयतुल करीमा का ख़त्म पढ़ रही होती हैं। मैंने एक आदमी की बेल करवाई और वो ना होने वाली बेल थी। हाँ। बाद में जब उनके वो हुआ, अपना बेल के बाद मिले, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया दावत पे। तो उसकी वालदा ने मुझे बताया कि हम 7 दिन से हमारी सारी पड़ोसनें मिलकर आयत करीमा का ख़त्म पढ़ रही थी और अल्लाह ने दुआ कबूल की। तो मैं तो उसको अपना मार्का समझ रहा था, लेकिन पीछे अल्लाह की भी ताकत थी दुआओं की, और दुआओं में असर है। ये मैंने आजमाया है। और ख़ास तौर पे मेरा चूँकि काम ये है जेल का, फांसी का, फंदे से उतारना, तो यकीनन दुआएं जो हैं काम करती हैं और ना होने वाले काम हो जाते हैं दुआ से। अच्छा, मैंने इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ी, और होने वाले काम रह जाते हैं। यानी कोई सवाल करने वाला था ना, ऐसे ही एक यंगस्टर ने किसी वाइज आदमी से पूछा कि भाई जब सब कुछ तकदीर में, कुदरत ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर मैं दुआ क्यों मांगूं? यानी अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा। एंड आई लव द रिप्लाई टू दैट। उस बड़े ही बुजुर्ग इंसान ने उसको जवाब में कहा कि क्या पता कि तुम्हारे नसीब में वो चीज़ दुआ के वसीले से लिखी हो। तुम्हारे नसीब में यही लिखा हो कि जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी।
तो वो चीज़ दुआ के मांगने से मिलेगी। बिल्कुल, बड़ा अहम है। सलमा जी, सेम क्वेश्चन टू यू बिफोर वी वाइंड अप। मैं सिर्फ एक इतनी बात कहूँगी, बेयकीनी का आलम वो है जब हम शायद खुद कोशिशें करते रहते हैं लेकिन अपने आप पे, अपनी ज़ात पे इस बात पे यकीन नहीं रखते हैं कि हम सच्चे दिल से अपने रब के आगे झुकेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये बहुत दफ़ा हुआ है कि बाज़ औक़ात फ़ीस देनी है और वो चीज़ मेरे हाथ से निकल चुकी है और मैं 5-5 दिन तक हर एक का दरवाज़ा खटका चुकी हूँ और मैं भागती हूँ। मैं बड़ा रोई हूँ इस बात पे क्योंकि वो पैसे मुझसे गन पॉइंट पे छिन गए थे। मेरी बेटी की फ़ीस थी A लेवल्स की और एक दिन था मेरे पास, लेकिन यह है कि वो एक्सटेंड करने के बाद, और खुदा जानता है, मैंने हर एक को ये बात बताती हूँ, जब मैं टूट गई, जिसने मेरे पेमेंट देनी थी नहीं मिली, जब मैं टूट गई, बिखर गई, तो मैं वाक़तन अपने गेट पे बैठी थी और मैं रो पड़ी थी और मैं बिल्कुल फटी और मैं कहा अल्लाह पाक सिर्फ तू कर सकता। अब कोशिश नहीं करूंगी, अब सिर्फ तेरी ज़ात है जो कर सकती है। मैं बेवकूफ़ों की तरह भाग रही थी और मुझे, मेरा ख्याल है एक दिन गुजरा है, अगले दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है कि मेरे अकाउंट में 1,80,000 रुपये आया है। एग्जैक्ट अमाउंट थी वो, और मैं उस ज़ात का देना नहीं दे सकती। और उस दिन के बाद मैंने कोशिश करनी, ये वाली जो है ना भागम दौड़, लोगों के पीछे भागना, जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ के पीछे आप भागेंगे तो आप भागते ही रहेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू कैच इट। लेकिन आपको जो गुर सीखना है जब आप दुआ करते हैं तो वो गुर होता है रिसीव करने का, कि आप जहाँ हैं अल्लाह ताला आप में ये सलाहियत पैदा करे कि आप अपनी दुआ को रिसीव भी कर सकें। अच्छा सिद्रा, मुझे करेक्ट करना अगर गलत हो, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक कॉल लोग कहते हैं कि